नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। सीधे आपको विधानसभा की कार्यवाही में लिए चलते हैं। सर्वसम्मति से पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2021 प्रस्तुत करेंगे तथा इस पर विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2021 प्रस्तुत करता हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। हाँ जी, बत्रा जी पहले। Speaker sir, principally we don't oppose this bill, but इस बिल के अंदर बहुत सारी खामियां हैं। ये भी एक चिंता का विषय है। जब बिल का पहले पार्ट आया कोड ऑफ उसका, तो उसमें भी काफ़ी कमियां उजागर हुई। उस सब बातों का मुख्यमंत्री जी कोई स्पष्टीकरण ढंग से दे नहीं सके। उस बात के लिए पुरानी बातों में पड़ गए कि पहले ये था, पहले ये था, पहले ये था। वाई दिस पोजीशन हैज अ रीजन। किसी ने इस बात के लिए 70 साल तक जिस कानून की ज़रूरत नहीं पड़ी, आज ये कानून आया। ठीक है, इट्स ए क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी, और ये कानून ला रहे हैं। हम इस बात के लिए इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, पर इसमें खामियां सबसे बड़ी ये है कि एक थोड़ा सा और भी बात कहूँगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री की अपने चेयरमैन को कहो कि बयान बुन ना दे। इस तरह के बयान देने, एक तो सारा बट्ठा बिठा के करोड़ करोड़ रुपए में वहाँ पर वो बिक गई, आंसर शीट बिक गई, और उसके बाद उसको इंक्वायरी हुई नहीं है वेदर हु बिकम्स द कल्प्रिट, अदरवाइज आल्सो कल्प्रिट। और उसके बाद सिस्टम में एक सिस्टम को चलाने की बात होती है। एक अगर कोई वहाँ पर आंसर की बात थी सर, तो अच्छे एग्जामिनेशन के अंदर कई सेट छपते हैं। कई सेट जब छपते हैं और कई जब सेट वहाँ पर छपते हैं, उसमें आखिरी दिन सीक्रेसी ब्रांच में उठाया जाता है कि ये पेपर उठा लो, और वो पेपर आगे बढ़ जाता है, सब कुछ हो जाता है उस बात के लिए। तो इसलिए ये सारे के सारे में इस बिल लेने की आवश्यकता पड़ी। दिस कमीशन इज टू बी ब्लेम, इस वर्किंग इज टू बी ब्लेम, इट्स ए फेलियर ऑफ द कमीशन ऑल्सो। अब इसमें जो मैं बात आपको कहूँगा, एक तो ये है कि जो स्टूडेंट्स अपीयर होंगे उनसे आप पैसे ले लोगे, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, यूएमसी बन जाएगा, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, नकल से कैंसिल हो गया, उनके पैसे क्या होगा उसका? गरीब आदमी के पैसे का क्या होगा? देयर इज नो प्रोविजन इन द एक्ट। आपने कहीं प्रोविजन तो कहीं नहीं रखा कि उन बच्चों की जो पैसे आपने जमा कराए हैं, या तो आप कहिए कि उन बच्चों के पैसे वापस करेंगे। आप फ्लोर ऑफ द हाउस कह दिए, अकॉर्डिंगली अपने रूल्स में अमेंडमेंट कर लीजिए कि उन बच्चों के पैसे वापस होंगे जो पेपर कैंसिल होगा। पहले बता दिया गया है कि अब जब दोबारा पेपर लिया जाएगा उनका, तो उनसे फीस नहीं ली जाएगी। बिना फीस के उनके सबके फॉर्म भरवाए जाएंगे, दोबारा एग्जाम लिया जाएगा। भविष्य में भी जरूरी है कि आपका कानून बन गया, पेपर लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल कर देते हैं, उसके लिए इस बार तो कर देंगे, भविष्य में भी जब ऐसे दोबारा से एग्जाम हुए हैं, हमने पैसे भी पहले भी नहीं लिए। आगे भी अगर कोई किसी गलती के कारण से, अगर उनकी गलती किसी की नहीं है तो गलती किसी और की है, तो उनके ऊपर जो एप्लीकेंट हैं उनके ऊपर दोबारा पैसा उनका नहीं लिया जाएगा कभी। ठीक है सर, ठीक है। ऐसे सर उसमें एक थोड़ा सा मेरे को जो एक तो ये भी है कि इसकी डिस्पोजल जो है यूएमसी, जो अनफेयरमेंट के केसेस बनेंगे, जो पब्लिक एग्जामिनेशन में होगा, सब कुछ होगा, फ्रॉड इन द सोसाइटी है, सब कुछ है, कोई टाइम बाउंड भी रख देते कि इतने टाइम में मुकदमे का फैसला हो जाएगा। ये सारे मुकदमे चलते रहेंगे, सर लंबे चलते रहेंगे, सब कुछ चलते रहेंगे। उसके भी लिए करना चाहिए था कोई ना, कि आप इतनी तत्परता दिखा रहे हैं, इतना वो सारा कुछ दिखा रहे हैं। चलो, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, ये बिल ना बड़ी हेस्ट में आया स्पीकर सर, और ये बिल कोई अच्छी ड्राफ्टिंग के साथ बिल नहीं आया यहाँ पर। और इस जो एक बिल आया है, इसको अच्छी ड्राफ्टिंग में, उसमें आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूँगा कि सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 इन्होंने इस एक्ट का किया है। कभी भी किसी पैनल एक्ट के अंदर ऐसी लैंग्वेज कभी नहीं होती। उसमें हूसोएवर
commits, जो भी जुर्म करेगा उसको जुर्म की परिभाषा आती है, जो जुर्म करता है उसकी परिभाषा कैसे जुर्म होगा, और उसके बाद कोई भी उसको कमिट करेगा उसके बारे में आता है। ये कोई एडवाइजरी नहीं होती कानूनों के अंदर कि नो पर्सन विल इंडल्ज अदरवाइज आल्सो। ये मैं पहला एक्ट देख रहा हूँ कि ये एडवाइजरी आ गई इसके अंदर। आईपीसी किसी एक सेक्शन के अंदर कोई एडवाइजरी नहीं है किसी हालत में। कोई मर्डर करता है, हूसोएवर कमिट्स मर्डर, उसमें पनिशमेंट आएगी सब कुछ। हूसोएवर डज द टीचिंग। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छी ड्राफ्टिंग बिल होके नहीं आया है, ये हेस्ट में ड्राफ्ट हुआ है या किसी स्टेट की कॉपी की गई है। किसी स्टेट की जो स्टेट में आया है बिल आया है उसमें कॉपी की गई है इसमें। तो इसको इस चिंतन का आया है कि बिल आप दे तो बिल अच्छा बिल दें जिसकी लोग तारीफ करें कि हरियाणा में एक अच्छा बिल आया है, हम उसको कॉपी करें या कुछ है। ये राजस्थान का आया है, किससे आया है, दैट आई डोंट नो। उसके बाद सर एक और भी बात जो इम्पोर्टेंट बात है, और जो मैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर बैठे हैं उनको मैं इस बात के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि इसमें एक ना सेक्शन 13 है सर। आज के दिन में इसमें 2 मिनट में कह देते हैं ये कुछ है, क्योंकि एक सिस्टम में हम गवर्न होते हैं, एक सिस्टम में हम विधानसभा में बैठते हैं, हम चिंतन करके उसको करते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारी पावर्स हैं जो लेजिस्लेचर में, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब पावर्स हैं, सब कुछ है। उसमें यह है सर, इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेज इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, the state government may within a period of 2 years from the commencement of this act by an order published in the official gazette make such provisions not inconsistent। You are stretching the power of the legislature। इस एक्ट के अंदर आप ये करके कल को आप इस एक्ट में अमेंड होगी, सब कुछ होगा, स्टेट एक नोटिफिकेशन दे देगी, एक्ट में अमेंडमेंट हो जाएगी। वेयर आवर पावर, वेयर द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। अगर आपको लगता है, तकलीफ है कि शायद 2 साल में बीच में कोई कमी आ जाए, इस बिल में कोई कमी आ जाए, कोई नुक्स आ जाए, हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, देन यू मूव द अमेंडमेंट अकॉर्डिंगली। आपने तो इन्फ्लुएंस अनब्रिडेड पावर, एंड दिस इज द अमाउंट टू ए एक्स्ट्रा जुरिडिक्शनल डेलीगेशन ऑफ द पावर टू द स्टेट विच इज नॉट परमिटेड अकॉर्डिंग टू लॉ में ये परमिटेड नहीं है। इस बात के लिए भी आप एक बार इसको स्टडी करवा लीजिए। मेरी मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट है कि इस बात के लिए अपने एलआर का ओपिनियन लीजिए या एजी का ओपिनियन ले लीजिए कि इस क्लास में जो लेजिस्लेटिव में आप अपनी पावर्स ले रहे हैं, हमारे से पावर ले रहे हैं, उस पावर को आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, इस बात का भी विचार होना चाहिए। इस बात के लिए कि सरकार एक नोटिफिकेशन पास कर देगी, एक एसीएस चीफ सेक्रेटरी नोटिफिकेशन पास कर देगा, फिर हमारा तो कुछ नहीं, हमने एक्ट पास कर दिया, उस एक्ट पास में वो नोटिफिकेशन वही कानून बन जाएगा, इसके मुताबिक वही कानून बनेगा, फिर लेजिस्लेचर की पावर की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये इसमें एक अगला ये सेंटेंस पूरा पढ़ो। ये कहता है कि फ्रॉम मेक सच प्रोविजंस नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। The powers are given within the ठीक है, नॉट और कोई एक्ट के खिलाफ थोड़ा बोलोगे, नोटिफिकेशन एक्ट के खिलाफ थोड़ा आएंगे, पर आप नोटिफिकेशन नहीं कर सकते, आप नोटिफिकेशन की लेजिस्लेचर की पावर को नहीं स्नैच कर सकते। दिस विल अमाउंट टू अमेंडमेंट इन द एक्ट इटसेल्फ। एक्ट में अमेंड हो जाएगा, उस बात के लिए उसका पार्ट हो जाएगा। सर बत्रा जी, आप तो बहुत ही इन चीज़ों के विधि के ज्ञाता हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी है, ये क्लॉज हर एक सेंट्रल और स्टेट एक्ट में होता है। आप कोई भी एक्ट उठा कर देख लीजिए, बल्कि अगर ये एक्ट में नहीं होगा तो उसमें कमी मानी जाती है। ये हमेशा होता है, 2 साल का प्रावधान है, बल्कि कहीं कहीं तो ये 3 साल का प्रावधान है। जिस प्रकार का एक्ट का सब्सटेंस होता है उसमें कहीं 2 साल कहीं 3 साल ये प्रावधान स्टेट और सेंट्रल एक्ट में दिया जाता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल है और एलआर के द्वारा ये दिखाया गया है। उनकी जानकारी में उन्होंने इसको क्लियर किया है। कह रहा हूँ कि आप एलआर या एजी से ओपिनियन ले लीजिए कि वेदर ये कोई लेजिस्लेचर की पावर को स्नैच तो नहीं कर रहा है ये प्रोविजन। दिस इज ओपिनियन इज टू बी टेकन, दिस ओपिनियन इज टू बी टेकन, दैट इज इम्पॉर्टेंट सो फॉर एज मैटर ऑफ लेजिस्लेचर। उसके बाद ही मैं आखिर में कहूँगा कि कुछ ना जो इसमें ना थोड़ी सी फाइन ड्राफ्टिंग चाहिए इस बिल के अंदर। आप नो पर्सन नहीं, इसमें वर्ड एप्रोप्रिएट है, हूसोएवर वर्डिंग होती है हर एक एक्ट के अंदर। हूसोएवर कोई भी अगर वायलेशन करेगा, ये कुछ है
तो इसलिए ये थोड़ा सा इसको अच्छी ड्राफ्टिंग करो, और अच्छी ड्राफ्टिंग करके इतनी हेस्ट में नहीं, सेलेक्ट कमेटी को भेज दो और 1 महीने का टाइम रख दो, इसमें जो तरमीम होनी है तरमीम करके दोबारा आप पास कर लेना। हम प्रिंसिपली तो इसके खिलाफ है नहीं जी, सीधी सी बात है। थैंक यू स्पीकर साहब। वरुण चौधरी जी। स्पीकर सर, इस विधेयक पर कल मैंने सुबह 10:30 बजे एक अमेंडमेंट नोटिस आपको प्रस्तुत किया था, जिस पर शायद विचार करके कुछ बदलाव अब जो दोबारा विधेयक दिया गया है उस पर किए गए। इसका धन्यवाद भी है सर कि इससे प्रदेश को, कुछ प्रदेशवासियों को लाभ होगा सर। लेकिन अभी भी कुछ जो बदलाव हैं वो अभी भी रुके हुए हैं सर। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा में बताया था कि एक प्रक्रिया है, परीक्षा प्रक्रिया है, और हम यही चाहते हैं सर कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को इसमें कवर किया जाए। पहले जो विधेयक सर आया था वो सिर्फ परीक्षा के उन 2 घंटे, उन 3 घंटों तक सीमित था। इसीलिए हमने जो बात करी थी कि पूरे के पूरे परीक्षा का जो आयोजन है, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जब पेपर तैयार होता है और उससे लेकर जब तक रिजल्ट आता है वो पूरी की पूरी प्रक्रिया है सर। आज हम सिर्फ लीकेज पे आएंगे, फिर किसी और चीज पे आएंगे, फिर उसके ट्रांसपोर्ट पे आएंगे, तो सर आज ही जो भी पूरे का पूरा जो प्रक्रिया है उसको कवर करना चाहिए। जैसे कि माननीय बीवी बत्रा जी ने कहा, मैंने भी यही प्रार्थना करी थी कि इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजना चाहिए पूरी कवरेज करने के लिए। सर जो सेक्शन 2I का 2 है उसमें सर अभी भी कंडक्ट ऑफ ऐड नहीं किया गया सर, जो मैंने अमेंडमेंट दी थी। और सर उसके अंदर आखिर में लिखा गया है फॉर रॉन्गफुल गेन्स। सर नेग्लिजेंस भी हो सकता है। उसके बाद इसमें भी सर हम फिर वापस जो है उसको संकीर्ण कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो विधेयक आए ये जितना खुला उतना ठीक है। अब जब सर लिख दिया कि रॉन्गफुल गेन्स, सर नेग्लिजेंस की वजह से भी कमी गलती हो सकती है, उसके अंदर प्रूव ही नहीं होगा कि रॉन्गफुल गेन हुआ। जिस व्यक्ति ने गलती करी उसको रॉन्गफुल गेन नहीं हुआ, उसकी गलती से हुआ, उसकी नेग्लिजेंस से हुआ, तो सर वो तो इसमें से निकल जाएगा। तो इसके अंदर भी सर ये हटना चाहिए फॉर रॉन्गफुल गेन्स, सेक्शन 2I का 2। और सर इसी तरह से मैंने कहा था कि व्हाटसोएवर इन द, इसके बाद जो है कंडक्ट ऑफ ऐड होना चाहिए। जब पूरी की पूरी प्रक्रिया को हम कवर कर रहे हैं तो सर कंडक्ट ऑफ यहां 2I के 2 में भी ऐड होना चाहिए सर। और सर ऐसे ही सेक्शन 8 का 3 है। जब हमने डिफाइन ही कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन किया है सेक्शन 2(1) के ए में, तो सेक्शन 8 के 3 में भी कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन आना चाहिए सर। ये मेरी प्रार्थना है सर कि इनके अंदर ये बदलाव किए जाए। हुड्डा साहब। अध्यक्ष महोदय, जो ये हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स का बिल लेके आए हैं, इसमें मेरे को कोई एतराज नहीं। जहाँ तक जो नकल का लेके आए हैं उसकी सज़ा है, लेकिन जो इसमें इंक्लूड हैं बॉडी, जैसे इन्होंने 2(1) में ये आप सी पार्ट देखेंगे तो हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन, हरियाणा स्टेट स्टाफ कमीशन और यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है। आगे भी आपने इंक्लूड कर दिया इसमें ऑटोनोमस बॉडी। मैं ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी पे हमारे को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। दिस विल सेंड बैड प्रेसिडेंट। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी। इसका मतलब तो यूनिवर्सिटी के जो लेक्चरर्स हैं उनको भी सबऑर्डिनेट एक्शन सेलेक्ट करेगा और HPSC करेगा, ऐसा कभी नहीं है, किसी भी स्टेट में नहीं है। हम सारी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, इट हैज़ नेवर हैपन। तो मेरा ये है इस बात के ऊपर विचार किया जाए या इसके ऊपर कोई अलग से कमेटी बनाई जाए। इस विषय के बारे में विचार करके जल्दबाजी में जो किया गया है यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी में और यूनिवर्सिटीज़ को एक्सक्लूड किया जाए। बोर्ड है, कॉरपोरेशन है, वो आपके हैं, उसमें करो, आप सरकार में करो, SS में करो, HPSC में करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ मुख्यमंत्री जी इस बात को सहमत होंगे। मैं इस बात को फिर से
स्टडी किया जाए, एक कमेटी बना दो असेंबली की, स्टडी कर लेगी। यूनिवर्सिटी इंक्लूड होना चाहिए पूरे देश में। आप पूछो किसी यूनिवर्सिटी में ऑटोनॉमी नहीं है, ऑटोनॉमी क्या रह जाएगी यूनिवर्सिटी की? फिर तो गवर्नमेंट कॉलेज बन जाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज की सिलेक्शन तो HSB करता है, HPSC करता है, तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज में टर्न करना है तो आपकी मर्जी है। ऑटोनॉमी में रखनी है तो उसमें दखल, मेरा जो है विचार है, उसमें दखल देने का हमारे कोई अधिकार नहीं और सोच भी नहीं चाहिए। ये इससे एजुकेशन पे बड़ा भारी झटका पड़ेगा और आने वाली पीढ़ी के ऊपर बड़ा नुकसान होगा। यूनिवर्सिटीज़ का बिल्कुल मामला साफ हो जाएगा। ऑटोनॉमी इसी वास्ते तो ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं उसको। यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमी क्यों देते हो आप? उनका इतना भी अधिकार नहीं है तो फिर कैसे चलेगा? उसमें भी सरकार का दखल हो जाएगा। फिर तो गवर्नमेंट कॉलेज है, बना दो उनको, फिर तो गवर्नमेंट कॉलेज हो गई, यूनिवर्सिटी कहाँ रहेगी? वो ऑटोनॉमी कहाँ रहेगी? तो इस बात को मुख्यमंत्री जी आप स्टडी करो और पास करो। आई एम हैप्पी, करना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, जो लगाओ, लेकिन ये डेफिनेशन से बाहर निकलवा दो आप। इसको डेफिनेशन दिखवा लो या स्टडी करवा लो या कमेटी बना दो, जो भी हो। 10 दिन में 15 दिन में हो जाए, इतनी जल्दी क्या है? एक मलिक साहब लास्ट। सर, इसमें एक तो ये 2B है एग्जामिनी की डेफिनेशन। इसमें यह है ए पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड परमिशन बाय एग्जामिनेशन अथॉरिटी टू अपीयर इन पब्लिक एग्जामिनेशन। सिर्फ अथॉरिटी मतलब रोल नंबर इशू हो गया तो एग्जामिन नहीं होता। हु अपीयर्स इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन वो होगा जो पेपर दे रहा होगा। एडमिट कार्ड इशू होने से वो एग्जामिन नहीं होता। तो ये एग्जामिनी की डेफिनेशन है। मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं वो है, वो इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। इसके बाद जो है ये यूनिवर्सिटी बोर्ड वाली बात आएगी जी, यूनिवर्सिटी बोर्ड की। अब इसके बाद एक पैरा सेक्शन 5 है, इसमें है अटेम्प्ट टू गिव इंफॉर्मेशन और पार्ट thereof which has come to his knowledge by virtue of the work entrusted to him। इसमें टू whom the information is given, इसमें जिक्र नहीं है इंफॉर्मेशन किसको दी तब ऑफेंस बनेगा। टू विच पर्सन द इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन, जब तक ये नहीं आएगा वो इंफॉर्मेशन पास आउट किसको हुई है तब तक ऑफेंस क्या बनेगा। इसके बाद सेक्शन 7 में है असिस्टेंट एग्जामिनिंग इन एनी मैनर ऑफ असिस्टिंग में भी सो मैनी, इन एनी मैनर जो शब्द आएगा ये प्रॉपर इसमें इंसर्शन है। और ये भी 3 में भी मैं बतला साहब की बात से हुआ और कॉमेंट्स उसमें है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है सेक्शन 8 का 4 जो सबसे वो चोर की माँ पे अफेक्ट करता है, उसको तो छोड़ दिया, चोर नकल कराने वाले को तो पकड़ लिया। ये सेक्शन 8 का 4, इफ एनी पर्सन इन एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम in conspiracy with the examination authority or otherwise indulges and attempts to indulge unfair means or contravenes or abets to contravene any of the provisions of that, he shall be liable। He shall be liable है, only that person is liable। Why not the examining authority? Why not the who are conducting examination? ये क्यों नहीं दिया, इसको क्यों छोड़ दिया गया? ये सारी बीमारी तो यहाँ है। ये मेजर जो कमिट करता ही और द पर्सन अटैच विद उनका नाम दिया है, एग्जामिनिंग अथॉरिटी क्यों छोड़ देगी? ये है बेसिक चीज़। तो इसको क्या ये इसीलिए ये सेलेक्ट कमेटी का, इसमें और भी बहुत मिलेंगे जब आप देखेंगे। तो मैंने तो ये देखा है तो ये सारे के सारे को ये सिलेक्ट करके इसको रिकास्ट करें ताकि इसमें कोई बच ना पाए। इसमें तो लूप होले बचाने के लिए वो सिस्टम दे रखे है। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है सेलेक्ट कमेटी को भेज जाए। अध्यक्ष महोदय, अच्छी बात तो यह है कि इस बिल का स्वागत किया गया है
और हेतु साफ है कि जो भी कुछ कमियां सिस्टम में हैं उसको दूर करने के लिए एक स्ट्रिंजेंट मेजर्स यानी पुनिटिव मेजर्स ये एक एक्ट के माध्यम से ही आ सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रिवेंटिव चीज़ें भी होती हैं कि जिससे ना हो, लेकिन होने के बाद अगर उसमें कोई दोषी पाया जाता है उसको सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान होगा तो एक भय बैठेगा, तब उसमें से चीज़ें निकलती हैं। बहुत चीज़ों का उल्लेख किया गया। पहले तो वरुण चौधरी जी ने कल कुछ सारा जो पढ़ा था एक्ट, उसको पढ़ने के बाद जो अमेंडमेंट्स बताई गई वो फिर रात को इसको दोबारा से रीराइट करके उसको ठीक किया गया है। वो लगभग सारी ठीक हो गई है। उसमें कुछ तो एक ही शब्द को लेकर के कंडक्ट ऑफ करके और वो उसमें जो था वो उसके अंदर डाल दिया गया है। जहाँ तक सेक्शन 13 की बात है वो मैंने पहले बता दिया, और बाकी एक्ट्स में भी मैंने अभी देखा है। ये एक एक्ट है लारा का जो एक्ट है, इसमें भी 113 नंबर सेक्शन है, इफ एनी डिफिकल्टी राइजेस टू गिव अफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द पार्ट। ये जो ओरिजिनल एक्ट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, आज बड़ी नहीं। ऐसे ही आज भी हमने ये जो गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन जो अथॉरिटी का बिल पारित किया है उसके अंदर भी है, हर एक बिल में होता है ये, तो इसलिए इसको आप बिल्कुल कंफर्म कर लें। एलआर के द्वारा इसको ओपिनियन ले ली गई है। फिर कहा कि रॉन्गफुल गेन्स इसको हटा दिया जाए। अगर इसको हटा ही देना रॉन्गफुल गेन्स को, तो फिर तो कोई उसमें पकड़ा ही नहीं जाएगा। इसलिए जिस किसी ने किसी लाभ के लिए किसी अपने डिजाइन ऐसा उसने बनाया कि उसको उसका को लाभ हो रहा है, नेग्लिजेंसी के कारण से अगर होता है उसको अगर कहेंगे, नेग्लिजेंसी के तो और बहुत से एक्ट्स हैं हमारे पास, सीआरपीसी है, बाकी सब है। नेग्लिजेंसी का तो कौन से पार्ट पर नेग्लिजेंसी जिसने की उसके अलग से एक्ट बने हुए हैं, धाराएं हैं। ये तो पर्टिकुलरली इस एक समस्या को हल करने के लिए कि जो नकल होती है उस नकल में कौन कौन से लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं। अब जिसने कोई एक छोटी पर्ची ला के नकल की है, गलती तो उसकी भी है एग्जामिनी की, लेकिन एक बहुत, मैं वही कह रहा हूँ कि रॉन्गफुल गेन्स का मतलब उसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि इसके अंदर जो भी कुछ दिया गया है, यूनिवर्सिटीज का जहाँ तक विषय है, देखिए ऑटोनोमस बॉडीज अपने आप में ऐसी ऑटोनोमस बॉडीज जो कुल मिला करके कोई किसी प्रकार का कोई फैसला अपना कर सकते हैं, पावर टू अपॉइंट है, पावर टू फ्रेम रेगुलेशंस है, पावर टू मेक डिसीजन इन इटसेल्फ है। ऑटोनॉमी तो बहुत चीज़ों की होती है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट में भी बहुत सी ऐसी एजेंसीज हैं जिसको हम कह सकते हैं कि वो ऑटोनॉमी है उनको, जैसे मानो जीएमडीए है, एफएमडीए है, या आज हमने पंचकुला की जो मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है वो भी अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी है। हमारे यहाँ एचएसबीपी वो भी ऑटोनोमस बॉडी है, एचएसआईडीसी वो भी ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन इनके ऊपर लॉ ऑफ द लैंड नहीं लगता, ऐसा नहीं है। आखिर यूनिवर्सिटी में भी कोई एग्जाम होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर अपॉइंटमेंट्स के नाते से गवर्नमेंट भी कई बार एग्जाम उनको दे देती है। जैसे हम कोई एचएसएससी को देते हैं, कोई मानो एचपीएससी को देते हैं, कल को कोई एग्जाम उन्होंने यूनिवर्सिटी को दे दिया, तो यूनिवर्सिटी भी अगर वहाँ इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो उसके ऊपर भी ये लॉ ऑफ द लैंड है। तो लॉ ऑफ द लैंड में हर एक जो भी इंस्टीट्यूशन इस प्रकार के एग्जाम कराएंगे और वहाँ इस प्रकार के नकल के पकड़े जाएंगे तो उनके ऊपर ये लागू होगा। उनकी ऑटोनॉमी के अंदर हमने कहीं भी दखलंदाजी नहीं की है। तो इसलिए इस सारे एक्ट में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, और माइनर कोई चीज़ ऐसा कोई मटेरियल इफेक्ट का विषय आता है, एक बार इसको लागू होने दें, इसका भय बैठने दें। हमारे सदन की कार्यवाही में एक बार फिर से लौटेंगे, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।